ईरान अब दो ऑप्शंस ही उसके पास बचते हैं जो पूरी वर्ल्ड भी क्यास लगा रही है। वो यही है कि वो आबनाए हुरमस को बंद कर दे, उसके बाद वो मार खा ले, 10 दिन निकाल ले, तो उसके बाद पूरी दुनिया, वर्ल्ड स्ट्रेटजी, पूरी दुनिया का रवैया, सारी चीजें बदल सकती हैं वहां अगर वो मसल्स दिखा ले और मिसाइलबाजी भी साथ जारी रखने में अगर कामयाब रह जाए। एक ये सूरत बनती है। दूसरी ये कि अगर वो ईरान जो है उसके पास दो ऑप्शंस बचती हैं, अगर वो उन दोनों ऑप्शंस की तरफ जाता है और उन्हें क्लिक करता है तो ये बहुत बड़ा अमेरिका का ट्रैप होगा और अमेरिका को वजह मिल जाएगी इस जंग में कूदने की। जैसा कि ट्रंप अपनी बात में धमकी दे चुके हैं, वो कह चुके हैं कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर पावर नहीं है और आप तेहरान खाली कीजिए और आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप लोगों को कत्ल करवा रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन दो बड़ी वजूहात होना जरूरी हैं जिसके बाद अमेरिका जो है इस जंग में कूद पड़े। नंबर एक वजह कि ईरान जो है वो अमेरिका में अमेरिका की जितनी इंस्टॉलेशंस वहां मौजूद हैं खित्ते के अंदर, उन्हें अगर हिट कर दे, और वो कहां कहां मौजूद है। इराक में अमेरिका के 5 अड्डे हैं, कतर में हेड ऑफिस है फौज का अमेरिका का, और जहां शाह कतर का जहाज खड़ा होता है वही उसी हेड ऑफिस के अंदर खड़ा होता है। तीसरा, आप सऊदी अरेबिया की सारी सिक्योरिटी जो है वो उसके अंडर है अमेरिका के। तो अगर आप यानी कि ईरान अमेरिकी इंस्टॉलेशन को टच करते हैं या उन पे हमला करते हैं तो ये सारे ममालिक जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं जो अभी तो कह रहे हैं कि ईरान के साथ ज्यादती हो रही है, गलत हो रहा है, वो फौरी तौर पर ईरान के मुखालिफ स्टेटमेंट्स भी देना शुरू कर देंगे और अमेरिका के साथ खड़े हो जाएंगे। एक तो ये है ट्रैप। दूसरा ट्रैप ये है कि आप आबनाए हुरमस जो बेसिकली बॉटम नेक खलीज फारस का बनता है उसे अगर आप बंद कर देते हैं और ईरान अगर उसे बंद करता है तो उससे ये होगा कि जितने इस्लामी बरादर ममालिक हैं इसी खित्ते के, वो सारे के सारे दोबारा ईरान के खिलाफ चले जाएंगे और वो सारे कहेंगे कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं। और इंटरनेशनल दुनिया की जो तजारत है, तेल की तजारत, वो अगर आप बंद करेंगे तो पूरी दुनिया में एक थरथली मच जाएगी उससे और इंपैक्ट इसका पूरी वर्ल्ड तक चला जाएगा, पूरी वर्ल्ड तक ट्रैवल कर देगा। अब ईरान के अंदर दो ग्रुप्स मौजूद हैं, एक तो कंजर्वेटिव ग्रुप है, दूसरा असलहा पसंद ग्रुप है जो एक्सट्रीम ग्रुप है। एक्सट्रीम ग्रुप जो है वो ईरान की मौजूदा रजीम को यही कह रहा है कि आपकी ऑयल रिफाइनरीज तो तबाह हो गई, दूसरी ऑयल रिफाइनरी भी उन्होंने तबाह कर दी, आपके 14 साइंसदान मुसाद ने ढूंढ के रखे हुए थे, उन्हें सर्कल करके रखा हुआ था, वो साइंसदान उन्होंने मार दिए, आपके आर्मी चीफ तक और पासदाराना इनकलाब की जो हाई लीड थी, हाई कमान थी और रहबर तक सारे लोग मारे जा चुके, सेकंड टियर कमान को भी मार दिया। तो जो एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम ग्रुप, वो पूछता है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तक को ना छोड़ा, पानी पे, पानी जो पीना है लोगों ने उन तक भी हमला किया गया। तो वहां जो एक्सट्रीम रजीम है वो मौजूदा रजीम से ये पूछता है कि आप फिर कौन सी आपके पास बची है वजह कि आप आबनाए हुरमस पे आग ना लगाएं, आप तेल के कुओं में आग ना लगाएं, आप वहां अमेरिकी जितने भी बेड़े खड़े हैं या जितनी भी इंस्टॉलेशन मौजूद हैं इराक में, कतर में, दीगर जगहों पे, उन्हें आप हिट ना करें। तो एक्सट्रीम ग्रुप ये समझता है कि अब कोई वजह नहीं बची ईरान की ये करने की कि ईरान ना करे। अगर वो ईरान इसे अभी भी नहीं करता तो अमेरिका फिर भी जंग में नहीं कूदता। तीसरा, वो जो फॉल्स फ्लैग की खबरें फैली हुई हैं कि ऐसा हो कि खुद से ही करवा लिया जाए और इसराइल जो है अमेरिका की किसी तंसीबात पे हल्का फुल्का को ड्रोन मार दे और कहे कि ईरान ने किया है, वो थेरी तो चल ही रही है। लेकिन हम आपको जो फैक्ट्स ईरान के अंदर चल रहे हैं और ईरान के अंदर जो सोचा जा रहा है वो बता रहे हैं। तीसरा, आप ये देखिए कि इन सारे मामलात में एक ऑप्शन जो अमेरिका बार बार दे रहा है कि आप टेबल पे आ जाएं। आप जब टेबल पे आ जाएंगे तो ईरान जो टेबल पे आएगा, तो आप याद कीजिए इराक ने जब 91 में कुवैत पर हमला किया, फिर उस पर कब्जा कर लिया, तो अमेरिका 40 ममालिक के साथ जब चढ़ दौड़ा था तो 91 से लेकर 2002 तक तकरीबन जो इराक है वो कहाँ रहा। फिर सदाम जो है वो चले हुए कारतूस से ज्यादा उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, एक पपेट से ज्यादा उनकी वैल्यू नहीं थी। तो अब ईरान अगर इस स्टेज पे ये कर लेता है और मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ जाता है तो फिर ईरान किधर खड़ा होगा। उसका रजीम चेंज तो इस एक्सट्रीमिज्म की वजह से भी होगा जो उसके अंदर कुव्वतें बात कर रही हैं कि भाई आप ये क्यों नहीं कर रहे, आप ये क्यों नहीं कर रहे, दीगर ऑप्शंस पे गौर क्यों नहीं कर रहे। और डायरेक्टली इसराइल ने हमले की धमकी दी कि आप तेहरान खाली करें 1 करोड़ लोग, और ट्रंप कह रहे हैं सारे निकल जाएं। तो ये 2 सूरतें हो गई। अच्छा, जो तीसरी अहम तरीन सूरत है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब सारे लोग ये पूछते हैं कि इसमें रशिया का और चाइना का किरदार आप कहां देख रहे हैं। रशिया और चाइना का किरदार बेसिकली, अब रशिया को आप किसी भी स्टेज पे लोग पूछते हैं कि भाई वो रशिया कहां गया
और चाइना किधर गए, वो कब स्टे इनकी हिमायत में उतर सकते हैं, कौन सी। रशिया अमेरिका से ज़रूर लड़ सकता है, लेकिन अगर अमेरिका यूक्रेन वाले मामले पे रशिया के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू करता है, जैसे बाइडन इंतजामिया पहले थी, यूक्रेन के साथ खड़ी थी, खुल के हिमायत कर रही थी, वो उसकी रेड लाइन है, वो ईरान के लिए कभी भी नहीं इस जंग में कूद सकता। बड़ी सादी सी बात है। और चाइना भी ताइवान के मामले में अमेरिका से जरूर लड़ सकता है, इस मामले में वो कभी भी नहीं लड़ सकता। तो ये तीसरी अहम तरीन बात हो गई। अब चाइना और रशिया की स्टेट के बाद, उनकी मौजूदा जो हालत है उसके बाद, इनफैक्ट जो अहम तरीन बात है वो ये है कि आखिरी रात जो गुजरी है, लास्ट नाइट, ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल मारे गए, पहली रात 100 मारे गए, दूसरी रात भी 100 मारे गए, तीसरी रात वो आके फिर 10 पे चले जाते हैं। तो इससे दो नतीजे निकलते हैं, या तो वो कोई डिफरेंट प्लान कर रहे हैं, या उनकी ये कैपेसिटी भी आपको कम होती दिखाई देगी कि ये भी नॉर्मलाइज फिर होती जा रही है। तो फिर ईरान अब दो ऑप्शंस ही उसके पास बचते हैं, जो पूरी वर्ल्ड भी क्यास लगा रही है, वो यही है कि वो आबनाए हुर्मस को बंद कर दे, उसके बाद वो मार खा ले, 10 दिन निकाल ले, तो उसके बाद पूरी दुनिया, वर्ल्ड स्ट्रेटजी, पूरी दुनिया का रवैया, सारी चीजें बदल सकती हैं। वहां अगर वो मसल्स दिखा ले और मिसाइलबाजी भी साथ जारी रखने में अगर कामयाब रह जाए, एक ये सूरत बनती है। दूसरी ये कि अगर वो अमेरिकन अड्डों को टच करता है तो फिर अमेरिका जंग में कूद पड़ता है, तो उस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल कि कोई ईरान के पास ऐसी कोई ऑप्शन बचती है, लेकिन वहां का एक्सट्रीम ग्रुप जो है वो यही कह रहा है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां गद्दारों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि जो लोग ईरान की अपनी ही मिट्टी के साथ जिन्होंने गद्दारी की, उनकी तादाद इतनी बड़ी है, और इस बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं कि जो नए लोग वहाँ प्रमोट हुए हैं उनके बारे में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं कि वो कुछ लेवल के हैं, कहाँ कहाँ लिंक्ड हैं। आप ये देखिए ना कि वो जो इंतहा पसंद लोग जब ये गुफ्तगू करते दिखाई देते हैं तो वो कहते हैं कि हमास वाले मामले में क्या हुआ, फिर 4000 पेजर 20,000 की फौज के साथ हाथों में जब फट जाते तो फिर क्या बनता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इसे पाकिस्तान इंडिया की जंग के साथ मिलाते भी दिखाई देते हैं। ये दो न्यूक्लियर बैलेंस वाली दोनों कौमें थीं, दोनों कुव्वतें थीं, बैलेंस था, इसमें इक्विलिब्रियम मौजूद था। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ अमेरिका है, अमेरिका के साथ जंग है, और इसराइल उसकी 51वीं रियासत है बेसिकली, और जो उसे अमेरिका से भी ज़्यादा अजीज़ है बेसिकली, कि वो इसराइल को कोई आंच नहीं आने देता, अपनी सारी रियासतों से भी ज़्यादा उसे पवित्र रखता है और अपने से बढ़ के रखता है। इन सारे मामलात में फिर ये सारी जंग ईरान ने अगर लड़नी है और तनहा लड़नी है और अकेले लड़नी है, तो उसके बाद यही ऑप्शन बचता है कि वो आबनाए हुर्मस अगर बंद करता है तो फिर भी अमेरिका के हमले का चांस है। लेकिन इस मामले को लेकर वो इसको बढ़ाए, मिसाइलबाजी अगर जारी रखे, तो शायद फिर कोई बचत का रास्ता निकल सकता है इंटरनेशनल दुनिया में। और अगर वो मुज़ाकरात पे बैठ जाता है अभी से, तो रजीम चेंज तो होगा ही होगा। वहाँ के इंतहा पसंद ये भी कहते हैं कि जब वो आयतुल्लाह खामनई साहब को जो है वो बराह रास्त कत्ल की धमकियां देते हैं, तो फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको रोके हुए है कि आप आबनाए हुर्मस बंद नहीं कर रहे और आप जो हैं अपने कुओं को आग लगा नहीं रहे आबनाए हुर्मस के साथ साथ, और दीगर इंस्टॉलेशन जो अमेरिका की हैं उन्हें तबाह नहीं कर रहे, फिर वो कौन सी वजह बचती है। आने वाले दिनों में भी आपको अपडेट करते रहेंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के पास।